हाँ, इस वीडियो में हम कैंसर की रोकथाम के उपाय पार्ट 2 में आपके साथ हम चर्चा करना चाहेंगे। कैंसर की रोकथाम के उपाय पार्ट 1 में आपने बहुत सारे उपाय देख लिए कि कैसे इसे बचा जा सकता है। तो 4 पॉइंट तो उसमें हमने आपके साथ चर्चा किया। बाकी आगे भी बहुत सारे उपाय हैं जिनको हम अपना करके इस जानलेवा बीमारी कैंसर से अपने को बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में उनको सम्मिलित करना चाहिए। इनके करने से कैसे आदमी बच सकता है, ये सारी चर्चा हम आपके साथ विस्तार से करना चाहेंगे। तो आज के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं लंबे समय तक धूप के सेवन से बचना, लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे न रहना, सूर्य की किरणों का बिल्कुल भी न लगना, और ग्रीन टी का सेवन करना, सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग करना, असुरक्षित संभोग करना, और इम्यूनाइजेशन की क्या भूमिका है, इम्यूनाइजेशन से कैसे बचा जा सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम आप के साथ आज इससे बचने के उपायों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए पार्ट 2 में हम देखते हैं। 4 पॉइंट आपको पार्ट 1 में बता दिए गए थे। 5वें नंबर पर जिस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे वो है लंबे समय तक क्या करना होगा, धूप के सेवन से बचना होगा। यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसा प्रोफेशनल है, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, उसका डेली रूटीन ऐसा है कि उसे चाहे मजबूरी में और चाहे जानबूझकर अगर वह व्यक्ति काफ़ी एक्सपोज होता है ये सनलाइट में, तो उसके लिए ये कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस पर कहा गया कि लंबे समय तक धूप के सेवन से बचना, यानी सूर्य के प्रकाश में पाई जाने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जो होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए किन्हीं बिंदुओं पर लाभदायक भी होती हैं और किन्हीं बिंदुओं पर उनका नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। तो जहाँ तक बात कैंसर की है, तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज से हमें किस तरह से बचना चाहिए और न बचने से कौन कौन से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें यही सुझाव दिया गया है कि काफ़ी लंबे समय तक सूर्य की धूप में रहना ये कैंसर के लिए एक सुविधाजनक कंडीशन पैदा करना जैसा होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में समय बिताता है तो उसे खासतौर से ये 2 वैरायटी के कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहला है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और दूसरा है बेसल सेल कार्सिनोमा। ये क्या होता है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये जो हमारी त्वचा की अपर लेयर है जिसको हम नाम देते हैं एपिडर्मिस, इसमें बहुत सारी स्क्वैमस सेल पाई जाती हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो अनयूजुअल, अननेसेसरी, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में बढ़ना शुरू होती है। तो इससे हमें स्किन के कार्सिनोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं? जब व्यक्ति लंबे समय तक धूप में रहता है, सूर्य के प्रकाश में रहता है, सूर्य के धूप में रहता है। तो इस तरह की भूल हमें नहीं करनी चाहिए ताकि इस तरह के जानलेवा बीमारी से अपने को सुरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके। तो लंबे समय तक सूर्य के धूप में रहने से क्या हो सकता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, यानी एपिडर्मिस में जो स्क्वैमस सेल हैं उसको ये अल्ट्रावायलेट रेज सीधे अफेक्ट करती है और उससे जो कार्सिनोमा हो सकता है उसको कहते हैं SCC, यानी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। और दूसरी जो वैरायटी कैंसर की बताई जाती है वो है बेसल सेल कार्सिनोमा। तो यह भी स्किन की ही प्रॉब्लम है और इसमें भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो स्किन के कैंसर को जन्म देती हैं। तो हमें लंबे समय तक धूप में रहने से बचना चाहिए, अन्यथा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए,
तो आइए उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। इस तरह के कैंसर से बचाव के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे यदि संभव हो तो तेज धूप में बाहर निकलने से बचना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसा कि आजकल धूप काफ़ी तीखी हो रही है, काफ़ी फास्ट हो रही है। तो इस तरह के मौसम में अगर बहुत जरूरी नहीं है तो अनावश्यक रूप से इस तरह के तेज धूप में हमें जाने से अपने को बचाना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलना चाहिए या छाए से निकलना चाहिए, अन्यथा इस तरह के धूप में थोड़ा समय बिताने से इस तरह के कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बचने के क्या उपाय कर सकते हैं? यदि बहुत आवश्यक है ही धूप में जाना, कोई बहुत आवश्यक कार्य है तो उसको रोका भी नहीं जा सकता है, लेकिन उसके लिए उपाय सुझाए गए हैं, उनको अडॉप्ट करके उनको फॉलो करते हुए आप इस तरह के कार्सिनोमा से अपने को सुरक्षित काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? धूप में जाने से पहले हमें बॉडी के किसी पार्ट को, स्किन के किसी पार्ट को धूप के डायरेक्ट टच में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे बाहें हैं, लोग बनियान पहन करके निकल गए तो पूरी आर्म खुली हुई है, तो निश्चित रूप से वो धूप के टच में जाएगी, एक्सपोज होगी। तो इस तरह की गलती या भूल या लापरवाही करने से ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या बीसीसी बेसल सेल कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने का सही तरीका ये है कि आप ऐसे कपड़े पहने, ऐसा शर्ट पहने या ऐसा कुर्ता पहने, जो भी पहने, कि आपकी पूरी बाँह जो है वो कपड़े से कवर्ड हो, ढकी हो, ताकि ये जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट आपके हाथों को, बाहों को टच न करें। और अब शर्ट मान लीजिए आप पहनते हैं तो वो रिस्ट तक ही जाता है, आस्तीन तक ही जाता है, फिर भी आपके दोनों हाथ, दोनों पंजे, फिंगर्स खुले होते हैं। तो उसके लिए भी उपाय सुझाया गया है कि बाहों को तो ऐसे ढक ले, पूरे आस्तीन की शर्ट पहन लें या कपड़े पहन लें। और क्या करें, ये हाथ जो खुले रह जाते हैं इनके ऊपर आजकल कॉटन के दस्ताने आ रहे हैं, उनका यूज करना चाहिए। और सर अगर खुला है तो सर पर या तो कोई कपड़ा रख लीजिए या फिर कोई ऐसी हैट या टोपी लगाइए जिससे सर का जो स्किन है वो डायरेक्ट सनलाइट के टच में न आए। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये फेस जो खुला रहता है इसको स्कार्फ से, हालांकि आजकल तो काफ़ी ये चीज़ फैशन में आ चुकी है कि लोग मुंह पर गमछा या महिलाएं जो हैं वो लंबे वाले कपड़े से मुंह को ढक करके ही धूप में निकल रहे हैं। तो यह साइंटिफिक है, इसका लाभ भी है, यह सिर्फ एक फैशन नहीं है। फेस को आप धूप में जाएंगे तो कैसे बचा सकते हैं? तो करना ये होगा, किसी ऐसे कपड़े का यूज करें या स्कार्फ का यूज करें जो पूरे मुंह को ढकने में सक्षम हो। और क्या करना चाहिए, आप देखते हैं कि लोग बरसात के मौसम में बारिश से भीगने से बचने के लिए छतरी या छाते का यूज तो करते हैं, फिर इसके बाद बरसात का सीजन खत्म हो गया तो छतरी को टांग देते हैं। जी नहीं, अभी उसकी उपयोगिता खत्म नहीं हो जाती है और उसकी उपयोगिता धूप के डायरेक्ट टच में आने से बचाने में भी हो सकती है। तो इस तरह के तीखी धूप में निकलने के पहले आपको क्या करना चाहिए, छतरी या छाते का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आपने देखा ये जितने उपाय बताए गए हैं कि हाथों को ढक लीजिए, पूरी आस्तीन की कमीज पहनिए, शर्ट पहनिए, कुर्ता पहनिए, जो भी पहनना है पहनिए, फेस को स्कार्फ से ढक लीजिए, तौलिए से ढक लीजिए, सर पर हैट लगा लीजिए, हाथों पर वो दस्ताने लगा लीजिए। तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी जो है एक क्लॉथ के अंदर कवर्ड हो जाती है और डायरेक्ट सनलाइट के टच से वो पार्ट बच जाता है। तो काफ़ी हद तक हम एससीसी या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या बीसीसी बेसल सेल कार्सिनोमा से अपने को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। फिर दूसरा बचने का उपाय क्या बताया गया,
ये बताया गया कि लंबे समय तक न बैठे, यानी एक ही स्थान पर। कुछ लोगों की ये लाइफ स्टाइल है, आदत है कि यहाँ बैठ गए, 2 लोग आ गए, 2 लोग बात किए, 2 घंटा चले गए, हाँ वो वहीं का वहीं बैठे हैं, 2 लोग नए आ गए, फिर उनसे बात करने गपशप करने में उलझ गए। तो इस तरह की थोड़ी लापरवाही से बचना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां जब बनती हैं, आदमी एक ही स्थान पर काफी समय तक बैठा रहता है, तो उसमें भी कार्सिनोमा के चांसेस बन सकते हैं। और ये कार्सिनोमा खासतौर से कहाँ होता है, कोलन कैंसर। कोलन माने बड़ी आंत का कैंसर होने का चांस बन जाता है। ये महिला पुरुष दोनों में समान रूप से लागू होता है, तथा महिलाओं में खासतौर से एक जगह पर लंबे समय तक बैठने से जो दुष्परिणाम होता है वो ये होता है इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। यानी इंडोमेट्रियम का नाम शायद अब में नॉन मेडिकल लोग तो नहीं जानते हैं, बट मैं बताता हूँ कि महिलाओं में जो बच्चेदानी या यूट्रस के नाम से कार्बन अंग होता है, उसमें 3 लेयर होती हैं। जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो उसी लेयर में कार्सिनोमा के चांसेस बन सकते हैं। कब बन जाते हैं, जब वो महिला काफी समय तक एक ही स्थान पर बैठी रहे तब। तो ये ध्यान देना चाहिए कि लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे कोलन का कैंसर यानी बड़ी आंत में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है। और खास तौर से महिलाओं में इंडोमेट्रियल का कैंसर भी हो सकता है, यानी बच्चेदानी में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को ये चाहिए, या किसी भी स्वास्थ्यकर्ता को या नर्स को या हेल्थ वर्कर को ये चाहिए कि इस तरह की हैबिट वाले व्यक्तियों को ये सुझाव दें या प्रेरित करें कि आप ये बीच बीच में उठ करके थोड़ा एक्टिवेट होइए, थोड़ा एक्टिव होइए, और थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करिए, ताकि वो लंबे समय तक बैठने का जो सिलसिला है उसमें ब्रेक डाउन आए, और उसको गैप करके फिर बैठिए, क्या दिक्कत है। अगला पॉइंट जो बताया गया वो है कि सूर्य की किरणों का बिल्कुल भी न लगना। अब आजकल तो एक फैशन हो गया है, अब कहने पर लोग बुरा भी मान सकते हैं, बट यह वैज्ञानिक एक तथ्य है कि बहुत सारी खास तौर से महिला वर्ग में धूप में निकलने से लोग बचना चाहती हैं। अरे भाई ठीक है, बचिए। ऊपर हमने बताया कि डायरेक्ट सूर्य के टच में, सूर्य की किरणों के टच से बचना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन ऐसा भी आपकी लाइफ स्टाइल न हो कि बिल्कुल भी आप धूप में ना निकलें। तो इसका साइंटिफिक कारण तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा उसको। लेकिन एक पता है उनको कि अगर आप धूप में जाएंगे तो मेरे स्किन का कलर जो है थोड़ा धुंधला हो जाएगा, बदल जाएगा। भले इस तरह से देखने में गोरा चिट्टा है, चमड़ी दिख रही है, सूर्य के धूप में जाएंगे तो थोड़ा धूमिल हो सकती है, काली हो सकती है, सांवली हो सकती है। तो वो जो असली फैक्ट है उस पर ध्यान दिए बिना, चमड़ी में कोई दाग न बन जाए, कोई इसका डिस्कलरेशन न हो जाए, गोरे से सांवले में न बदल जाए, इससे बचने के लिए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो धूप में जाने से बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन उन्हें इसका साइंटिफिक पॉइंट नहीं मालूम है कि सूर्य की धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, और जब विटामिन डी नहीं बनती है तो हमें क्या हो सकता है। विटामिन डी की कमी से खासतौर से महिलाओं में ब्रेस्ट कार्सिनोमा यानी स्तन का कैंसर, जो कि आजकल बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं की, ब्रेस्ट का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर यह प्राय हो रहा है। तो आपने देखा कि लंबे समय तक एक स्थान पर बैठे रहने से बच्चेदानी का कैंसर यानी इंडोमेट्रियल का कैंसर हो सकता है। और सूर्य की किरणों से लंबे समय तक दूरी बना के रखना या बिल्कुल सूर्य की धूप में न निकलना भी एक समस्या पैदा कर सकता है। समस्या वो है कि उस व्यक्ति या उस महिला के बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगती है,
जिसका दुष्परिणाम महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के रूप में भुगतना पड़ता है। तो ठीक है, धूप में नहीं निकलते हैं अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल नहीं निकलते हैं ये बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे रंग थोड़ा सांवला भी हो गया तो क्या दिक्कत है, ये ब्रेस्ट के कैंसर से तो बच सकते हैं। और क्या हो सकता है, ओवरी का कैंसर, यानी जो अंडाशय है जहाँ पर ओवम का निर्माण होता है, बिना ओवम के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है और अगली पीढ़ी अगली जनरेशन का निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसा ऑर्गन है ओवरी। तो खास तौर से महिलाओं में ये विटामिन डी की कमी की वजह से ये ब्रेस्ट का कैंसर यानी स्तन का कैंसर और ओवरी का कैंसर तथा पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देती है। तो समझे आप, विटामिन डी का निर्माण सूर्य की किरणों द्वारा ही किया जाता है। और आप बिल्कुल सूर्य की धूप से बिल्कुल अपने को अलग काट करके रखते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं या इस साइंटिफिक फैक्ट को समझने का प्रयास करें कि सूर्य की धूप की से दूरी बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत बचाइए और थोड़ा बहुत धूप में भी जाइए, क्योंकि धूप में जाने से विटामिन डी की कमी का सवाल ही नहीं उठता है। सूर्य के धूप में इतनी गुण है, इतना ये फैक्ट है कि जब आप सूर्य की धूप में जाते हैं तो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है और इस विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं हो सकती। अगर बिल्कुल नहीं जाएंगे तो यह विटामिन डी की कमी आपको मिलेगी और जिसका दुष्परिणाम होगा कि महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर तथा पुरुष वर्ग में प्रोस्टेट का कैंसर ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो या आप इतना थोड़ा ध्यान रखें, या आपने वीडियो को देखा है, आपको ये अवेयरनेस हो गई, जानकारी हो गई, तो आप अपने अगल बगल अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार परिचितों को अपने लेवल से थोड़ा आप सुझाव दे करके ये जागरूकता का संदेश जरूर पहुंचाएं कि वो बिल्कुल धूप से बचे। ये अच्छा विचार नहीं है और अच्छी बात नहीं है। इससे विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसका परिणाम ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि का कैंसर, तो इनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला पॉइंट नंबर 8 बताया गया, ग्रीन टी का सेवन। ये ग्रीन टी आप देखते हैं, आप चूंकि ये पीने में थोड़ा टेस्टी नहीं, कड़वा लगता है, कसैला लगता है, इसलिए लोग जो एक बार पीते हैं तो प्राय दूसरी बार पीने का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन यह है बहुत साइंटिफिक चीज और यह मेडिकेटेड है। ग्रीन टी के सेवन से कैंसर की संभावना को कम किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है कि ग्रीन टी में एक ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है जो एंटी कैंसर का काम करता है, यानी कैंसर की सेल के ग्रोथ को रोकने में ये फैक्टर, ये सब्सटेंस बहुत उपयोगी है। इसलिए कार्सिनोमा से बचने के लिए, ठीक है, आप जो जनरल चाय पीते हैं दूध वाली पीते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन दिन में इक्का दुक्का चाय, कम से कम एक सुबह की चाय तो ग्रीन टी की जरूर आप व्यवहार में डालें और इसका यूज करें और अपने दोस्त मित्रों को भी बताएं, अपने घर परिवार के लोगों को बताएं कि ग्रीन टी पीने में भले स्वादिष्ट ना हो, लेकिन इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है और गुणवत्ता इस स्तर की है कि इसका जो एंटी कैंसर सब्सटेंस है वो कैंसर होने के चांसेस को कम कर देता है। इसलिए ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रीन टी का बहुत ही उपयोग है। 9वां पॉइंट बताया गया, लाल अंगूर का सेवन। अंगूर तो आपने बहुत देखा होगा, ग्रीन कलर का देखते हैं, व्हाइट कलर का देखते हैं, ब्लैक कलर का देखते हैं, लेकिन एक रेड कलर अंगूर भी आता है। इसमें एक बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर की सेल के ग्रोथ को बहुत स्लो कर देता है और कैंसर की कार्सिनोमा होने के चांसेस को, संभावना को काफी कम कर देता है। तो कैंसर से बचना है तो लाल अंगूर का सेवन अगर हम करते हैं तो ये समझिए कि हम अंगूर तो खा ही रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, बाकी तमाम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाला है।
कैंसर की रोकथाम के उपाय के लिए लाल अंगूर का सेवन। नंबर 10 उपाय बताया गया कि सुरक्षात्मक साधनों का प्रयोग। कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव डिवाइस मार्केट में हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, और खास तौर से ऐसे लोगों को जो इस तरह के एटमॉस्फेयर में रोजी रोटी के लिए काम करते हैं या जिनकी दिनचर्या कुछ ऐसे ही माहौल में बीतती है। तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से जो मार्केट में ये प्रोटेक्टिव डिवाइस उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करें, ताकि कैंसर के होने के चांस को कम किया जा सके। जैसे खदानों में आप जानते हो वहाँ डस्ट उड़ती है, फैक्ट्रीज में कचरा निकलता है, फिर ये जो एक्सरे डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर रेडियोधर्मी किरणें होती हैं जो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। तो जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं एक्सरे, उनके लिए आता है वो लेड का एप्रिल, वो जरूरी यूज करें, अन्यथा कैंसर के खतरे से वो बच नहीं सकते हैं, उनमें कैंसर होने के चांसेस अधिक हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले तमाम डिवाइसेस हैं जो नाक पर, मुंह पर, आंख पर लगाइए। खदानों में जाते हैं तो वहाँ जो कचरा है उससे बचने के लिए, वहाँ के दूषित पॉल्यूटिव एटमॉस्फेयर से बचने के लिए तमाम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इनमें आप अनदेखी इनकी न करें, इनके प्रति लापरवाही न बरतें। जैसे कि आप देखते हैं कि सरकार की तरफ से कितना प्रयास किया जाता है या पुलिस विभाग की तरफ से कि नहीं, हेलमेट जरूरी है। अरे भाई, पुलिस विभाग या प्रशासन या शासन का क्या बिगड़ेगा? सर आपका है और जिंदगी आपकी है। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है और सर पर आपने हेलमेट रखा है तो सुरक्षा आपको मिलेगी, ना कि प्रशासन को मिलेगी। लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि ये पुलिस का काम है, ये प्रशासन का काम है, ये शासन का काम है, हम हेलमेट क्यों लगाएं? नहीं, ये हमारी सोच सही दिशा में नहीं है। हमें अपने सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट की उपयोगिता को कम नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरीके से तमाम प्रोटेक्टिव डिवाइस, सुरक्षा के उपाय, उपकरण मार्केट में उपलब्ध हैं। यदि आप खदानों में काम करते हैं तो आपके काम के अनुसार, आपके ऑक्यूपेशन व्यवसाय के अनुसार जो प्रोटेक्टिव डिवाइस मार्केट में है उनका यूज आप जरूर करें। फैक्ट्रियों में आप काम करते हैं तो उस तरह की डिवाइस का यूज जरूर करें। एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो लीड एप्रेन का यूज जरूर करें। तो इस तरह से अगर आप ध्यान देते हैं, अटेंटिव हैं, जागरूक हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो फिर कैंसर होने के चांसेस को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके आगे बताया गया पॉइंट नंबर 11, सुरक्षित संभोग। जैसा कि आप जानते हैं, यह चीज बहुत सतह पर अब आ चुकी है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाना खतरे से खाली नहीं है, इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह की भूल या लापरवाही हमें नहीं करनी चाहिए जब भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और खास तौर से वे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या ऐसी महिलाएं जो एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनके लिए यह सावधानी बहुत ही कामयाब है और इसको उन्हें अपने लाइफ स्टाइल में यूज करना चाहिए। खास तौर से बिना कंडोम के ये मल्टीपार्सन नहीं करना चाहिए। क्यों कि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये देखिए, असुरक्षित यौन संबंध से HIV, हेपेटाइटिस बी तथा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आदि के इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है, जिससे इनके इन्फेक्शन, अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो जान लीजिए कि उसके वजह से लीवर का कैंसर, एनल कैंसर की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसी प्रकार HPV का इन्फेक्शन होने से सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल यानी वो यूट्रस का जो लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स, और उसी से टर्म बना सर्वाइकल कैंसर। तो महिलाओं में खास तौर से सर्विक्स का कैंसर यानी वही यूट्रस का कैंसर, और पेनाइल कैंसर पुरुषों में पेनिस का कैंसर, थ्रोट कैंसर गले का कैंसर, एनल कैंसर,
तमाम ये जो वेराइटी आपकी कैंसर की बताई जा रही हैं, ये थोड़ी सी लापरवाही, असुरक्षित क्वाशन करने से, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या विदाउट कंडोम के करने से ये तमाम इस तरह के कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 12 एंड लास्ट पॉइंट है इम्यूनाइजेशन। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों में, क्या बड़े में भी हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण किया जाता है। तो इस तरह के जो टीका या वायरस, ये वैक्सीन उपलब्ध हैं जिससे हमारे बॉडी का इम्यूनाइजेशन होता है। तो तमाम ऐसी बीमारियां हैं जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है, तो इनके प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन करा लेना चाहिए। तो तमाम ऐसे कैंसर हैं जिनके लिए टीका उपलब्ध है मार्केट में। स्वास्थ्य विभाग में जाइए, किसी हॉस्पिटल में जाइए और किसी फिजिशियन से सलाह लीजिए और जो सलाह देता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉडी का इम्यूनाइजेशन कराइए, यानी वो टीका लीजिए और कार्सिनोमा या कैंसर के चांसेस को, संभावना को काफ़ी हद तक कम कर लीजिए। तो ये रहा कैंसर की रोकथाम के उपाय पार्ट 2 में, ये 12 पॉइंट्स बता दिए गए। बाकी अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित फिर कोई अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। अगली वीडियो आप कंटिन्यूटी में मेरी वीडियो पढ़ते रहें तो फिर आपकी मेहनत का कुछ लाभ मिल सकता है। अगर आप डिसकंटिन्यूटी करते हैं, डेली की डेली वीडियो नहीं स्टडी करते हैं, तो फिर एक दिन के पढ़ने से आपका बहुत लाभ होगा, ऐसा हमें उम्मीद नहीं। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे।